हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग का टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं भूकंप क्या होता है। ये हो गया पृथ्वी का सतह। अब पृथ्वी की सतह के अंदर इसमें जो है ना, भूगर्भ में आंतरिक उथल पुथल के कारण इसके सतह पर जो कंपन महसूस की जाती है उसे कहा जाता है भूकंप। एक बार फिर से बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर इसके भूगर्भ में आंतरिक उथल पुथल के कारण इसकी सतह पर महसूस की जाने वाली कंपन को भूकंप कहा जाता है। अब जब ये भूकंप जैसी घटना होती हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। तो जिस पॉइंट से जहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है उसे फोकस कहा जाता है या भूकंप मूल कहा जाता है। फोकस, भूकंप मूल या फिर हाइपो सेंटर कहा जाता है, हाइपो सेंटर। और पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले जिस पॉइंट पे कंपन महसूस की जाती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है या ईपी सेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र या ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। तो सभी नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब ऑप्शन देता है तो इसमें से कोई भी नाम इंग्लिश में भी दिया जा सकता है और हिंदी में भी दिया जा सकता है। जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस, भूकंप मूल या हाइपो सेंटर कहा जाता है। सबसे पहले सतह पे जहाँ महसूस की जाती है उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। और जहाँ पे महसूस की जाती है वो इसके केंद्र के, फोकस के लंबवत होता है। ये लंबवत होता है क्योंकि लंबवत होगा तभी इसका सबसे कम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी बनेगा। अब जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो सभी दिशाओं में एनर्जी रिलीज होती है, सभी दिशा में रिलीज होती है और कंपन हजारों किलोमीटर तक इसकी महसूस की जाती है। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जिसे हम लोग देखते हैं। जब ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, तो इसे याद रखेंगे, प्रत्यास्थ ऊर्जा या इसे इलास्टिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की अंदर से जहाँ भूकंप का मूल होता है तो भूकंप के मूल से निकलने वाली, रिलीज होने वाली एनर्जी प्रत्यास्थ एनर्जी होती है, इलास्टिक एनर्जी होती है। जब ये चारों दिशाओं में फैलता है तो कंपन महसूस करवाता है। अब इससे प्रश्न ये बनता है कि हमें कैसे पता चलता है, कैसे अनुमान लग जाता है कि भूकंप आने की संभावना है। तो जब वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी गैस, रेडॉन गैसों की मात्रा जब हो जाती है वायुमंडल में तो हमें अनुमान लग जाता है कि भूकंप आने की संभावना है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न तो ऐसे ही बन जाते हैं कि भूकंप के अध्ययन को आप क्या कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब इस तीव्रता को मापने के लिए 3 स्केल हमारे पास अवेलेबल है और वो उसमें से पहला है रिक्टर स्केल, सेकंड है मार्केली स्केल एंड थर्ड है रोसीफेरल स्केल। ये 3 स्केल हैं जिस पर भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, लेकिन कई स्केल अवेलेबल हैं जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक उसी प्रकार से
भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। और इन तीनों स्केल पे आप भूकंप की तीव्रता को मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। जब यहाँ से फोकस से ऊर्जा रिलीज होती है तो साथ में कई सारे तरंग भी यहाँ से उत्पन्न होते हैं। उन तरंगों को 3 श्रेणियों में बांट करके हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं तरंग के बारे में कि कौन कौन से 3 श्रेणियों में तरंगे हैं। इन तरंगों में सबसे पहला तरंग है पी तरंग, जिसे प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। दूसरा है एस तरंग, जिसे द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी तरंग के नाम से आता है। और थर्ड है एल तरंग, लॉन्ग वेव के नाम से या धरातलीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। अब पी तरंगों की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका स्पीड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुँचता है कौन? प्राइमरी तरंग पी तरंग। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले अधिक केंद्र पर पहुँचने वाली तरंग कौन है? तो आपका बन जाता है पी तरंग। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भूकंप के दौरान भूकंप के केंद्र से कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो पी एस एल। इसका स्पीड होता है ना 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि इसका स्पीड 1.5 से लगभग 3 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चलता है। ये सबसे लंबा दूरी तय करता है। सबसे लास्ट पे अधिक केंद्र पर पहुंचने वाला तरंग है एल। सबसे पहले अधिक केंद्र पर पहुंचने वाला तरंग है पी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसका ये होता है कि पी तरंगे ठोस और द्रव्य दोनों माध्यम से गुजर सकता है। पी तरंगे ठोस और द्रव्य दोनों माध्यम से गुजर सकता है, जबकि आपका जो एस तरंगे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकता है। और अब द्रव्य की बात करें तो द्रव्य से ये नहीं गुजर सकता। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि इनमें से कौन सी तरंगे तरल पदार्थों में लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस, क्योंकि पी तरंगे दोनों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, लेकिन द्रव्य से वो गुजर नहीं सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड बन जाता है कि कौन सी तरंगे जो है ना ध्वनि तरंग की तरह गमन करती हैं, गुजरती हैं? तो ध्वनि तरंग की तरह चलती हैं आपका पी तरंगे, ध्वनि तरंग। और जबकि आपका एस तरंग होता है ना ये प्रकाश तरंग की तरह चलती है, प्रकाश तरंग। तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी तरंगे प्रकाश तरंग की तरह चलती हैं? तो होता है आपका एस तरंगे। और ध्वनि तरंग की बात की जाए तो पी तरंगे। पी तरंगे के रेस्पेक्ट में एस तरंगे ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती है, ज़्यादा विनाशकारी साबित हो जाती हैं। कारण ये है कि पी हमेशा गमन करती हैं समानांतर, यानी कि पृथ्वी की सतह के समानांतर कंपन पैदा करती है कौन? पी तरंगे। जबकि एस तरंगे इसके लंबवत कंपन करती हैं। पृथ्वी की सतह के लंबवत कंपन कौन करती हैं? तो एस तरंगे। इसलिए इसके द्वारा जब कंपन होता है तो बिल्डिंग गिर जाते हैं और गिरने की संभावना होती है, जबकि पी तरंगों में ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन सबसे विनाशकारी तरंगों की बात की जाए तो सबसे विनाशकारी तरंगे कौन होता है? एल। और ये सबसे ज़्यादा विनाश कहाँ पे पहुँचाता है? तो धरातल पे। इसलिए इसको धरातलीय तरंग भी कहा जाता है, धरातलीय तरंग। तो धरातल पे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है एल तरंगे, इसलिए इसे धरातलीय तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए तरंगों से जो आपके प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी। हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो पृथ्वी की सतह पे वैसा छिद्र जहाँ पर भारी मात्रा में जल वाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं उसे कहते हैं ज्वालामुखी। जिस पॉइंट से निकलती हैं उसे कहा जाता है क्रेटर। जहाँ से मैग्मा
अन्य गैसें और जलवाष्प बाहर निकलते हैं उसे कहा जाता है क्रेटर। और जो पृथ्वी के अंदर में जो तरल पदार्थ हैं उसे कहा जाता है मैग्मा। और यही मैग्मा जो है ना बाहर निकलता है, और निकलने के बाद जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद इसे लावा की संज्ञा दी जाती है। यदि धरातल के अंदर में तरल पदार्थ उपलब्ध हैं तो उसे कहा जाता है मैग्मा। और यही मैग्मा जब छिद्र से निकल करके धरातल पर आता है तो इसे लावा की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें जो ज्वालामुखी घटना होती क्यों है, तो ये जो तरल पदार्थ हैं इसमें जब सिलिका की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिलिका की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है तब इसमें जो है ना से मैग्मा जो है ना बाहर निकलता है और लावा के रूप में बन जाता है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि ये जो ज्वालामुखी होता है ये ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तो इसकी सक्रियता के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है इसको। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये 3 तरह के ज्वालामुखी हैं जिसे 3 श्रेणियों में बांट करके देखा गया है सक्रियता के आधार पे। अब इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है वैसा ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार हो रहे हैं उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी हो सकता है उसे कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और वैसा ज्वालामुखी जिसमें हजारों सालों से कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना होने की संभावना उसे कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। अब इन ज्वालामुखियों से कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, यदि भारत की बात करें तो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, और ये आपको प्रेजेंट है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है नारकोंडम। और भी वर्ल्ड में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे कि कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा है जापान में जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ये कुछ ज्वालामुखी हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं तो आपको उसे याद रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग देखें आज भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। इससे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।